नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोगों ने जीव विज्ञान में लेसन 6 तक खूब अच्छे से जान लिया। वंशागति का आणविक आधार है क्या, यानी कि डीएनए, आरएनए आदि अणुओं के बारे में खूब अच्छे से हम लोगों ने जो है लेसन 6 तक सीख लिया है। उसके बाद वाला लेसन जो है जैव विकास से संबंधित है। तो 2021 में जो है 30% सिलेबस कम करने के कारण उस लेसन को जो है हटा दिया गया है, जैव विकास वाला। इसलिए जो है अभी उसको नहीं बता रहे हैं, उस लेसन को भी बताएंगे। जैसे ही आपका जो है 2021 वाला जो सिलेबस है 30% कम करने वाला समाप्त हो जाएगा, तो हम उस लेसन को भी ज़रूर बताएंगे। तो इसी क्रम में जो है आज हम अध्याय 8 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो है एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि अभी आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन में प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 3 कॉलम आएंगे, जिसमें कि दिखेगा ऑल नोटिफिकेशन, उसको जो है आप लोग टच कर दीजिएगा। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है और इससे हम लोग जो है मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर के आते हैं। तो वीडियो को जो है अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, जो होगा चैप्टर 8 और जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो इस अध्याय में हम जानने वाले क्या है, तो इस अध्याय में जो है आप समस्त प्रकार के रोगों के बारे में परिचित होंगे और उसमें से जो विशेष रोग होंगे, जो विशेष डिसीज होंगे, उसके बारे में हम जो है यहाँ पे विस्तार से बताएंगे, डिटेल्स में स्टडी कराएंगे। बहुत सारे रोग हैं जो विषाणुओं के कारण होते हैं या जीवाणुओं के कारण होते हैं या कोकू के कारण होते हैं या किसी अन्य कारणों से होते हैं। इन सभी रोगों के बारे में और इन रोगों के कारकों के बारे में जिसके द्वारा ये होते हैं और उनके लक्षणों के बारे में मुख्य रूप से इस अध्याय में हम आपको बताएंगे। उसके बाद से मनुष्य के स्वास्थ्य से कौन सी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे हम बताने वाले हैं। उसके बाद से रोग और रोगों से कैसे लड़ते हैं, शरीर में जो रोग है और शरीर जो है उन रोगों से कैसे लड़ता है, यानी कि हमारा शरीर उन रोगों से कैसे बचाता है, उसके बारे में जो है उन सभी चीज़ों के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत जाना जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जो क्या करता है, रोगों से लड़ता है और बाह्य रोगों से हमें बचाता है। इसके बारे में जो है हम इस अध्याय में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप लोगों को ज़रूर ही बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और यदि आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोगों को एक और काम करना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद से इस अध्याय में हमें सबसे पहला टॉपिक जानना है कि स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग में हमें जानना है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का मतलब केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं है, यानी कि हमारे शरीर में रोग नहीं है यानी कि हम स्वस्थ हैं, इतने से ही नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। ये नहीं है कि हमारे शरीर में कोई रोग ही नहीं है लेकिन हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। व्यक्ति जो है मानसिक रूप से पागल है या सामाजिक रूप से उसका व्यवहार सही नहीं है, सामाजिक रूप से उसका व्यवहार सही नहीं है, तो कहने का मतलब है कि इस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे क्या, तो स्वास्थ्य।
क्या? तो स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य है क्या? हाँ, तो 1984 में WHO ने एक स्टेटमेंट दिया था स्वास्थ्य के प्रति। वो स्टेटमेंट क्या था? तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली ऑन absence of disease. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease. क्या मतलब इसका? कि स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्यता ही नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या है यहाँ पे? तो स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्यता ही नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्यता ही नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्यता ही नहीं है। यानी कि शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो उसे हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। कब तक? जब तक कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, यानी कि वह पागल या अन्य प्रकार के मानसिक विकृतियां उसमें न हो। उसके बाद से जो है वह सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, यानी कि सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वह स्वस्थ हो, तभी से जो है हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या है? तो स्वास्थ्य है। इसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 1984 में अपना एक स्टेटमेंट दिया था। किसने? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी को कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है WHO ने। कब? तो 1984 में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था इनका? तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, not merely an absence of disease.
हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी कि स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है, इसे जो है पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से इसे परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि शरीर में कोई रोग न हो, उसके बाद से मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि उसका मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा हो, ये पागल न हो, और सामाजिक रूप से यानी कि समाज में उसका व्यवहार अच्छा हो, दुर्व्यवहार न हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही स्वास्थ्य कहा जा सकता है। अब जो है हम जानेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जागरूकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, इस बात को यदि हम फैला दें, जन जन में पहुंचा दें, तो सभी व्यक्ति को जो है इन बातों का अनुसरण करके सभी व्यक्ति जो है स्वस्थ रह सकते हैं। ये क्या है? तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार चाहिए, यानी कि उचित मात्रा में जो संतुलित आहार, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट आदि जो है एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ये। और ये जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें कि हमें अच्छा स्वास्थ्य हो, तो इसके लिए जो है हम जो है संतुलित आहार लेना चाहिए हमें। इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए, यानी कि जैसे समय से नहाना, समय से जो है ब्रश करना, या जो है साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये जो है व्यक्तिगत रूप से जो है हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ हमें जो है नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपने जीवन में व्यायाम को जोड़ लेना चाहिए। यदि हम नियमित व्यायाम करेंगे तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और इसके साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम इन बातों को यदि ख्याल रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और अपने समाज को भी, लोगों को भी इन बातों को बता करके स्वास्थ्य रख सकते हैं। यही है इस लेसन का लक्ष्य। मानव स्वास्थ्य एवं रोग का यही लक्ष्य है कि इसमें जो है हम इतनी जानकारी प्राप्त करें कि हम स्वयं स्वस्थ रहें, दूसरों को भी बताएं कि वो भी क्या हो, स्वस्थ रहें। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जागरूकता होनी चाहिए? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है हमें का अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। उसके बाद से व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि कपड़े जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, नियमित नहाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हम भोजन या जल का जो यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, दूषित है या क्या है, तो प्योर है, शुद्ध है, इसका हमें जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ नियमित व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इन बातों पर ध्यान दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है इतनी बातें आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। और बस आप जो है केवल इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको सारी बातें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और बात यदि समझ में आ रहा है तो एक काम करना है, आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। और
जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो है वीडियो लेकर के आते रहते हैं, और यहाँ पे जो है आपका हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। इसके साथ ही साथ जो है हमारे दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो हमने सोचा है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो इंग्लिश मीडियम है उसका भी हम सिलेबस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा पाए। उसके बाद से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे जानेंगे स्वास्थ्य में कि क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम इसे मिटाएंगे और इसमें हम आगे जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में। हम लोगों ने तो जान लिया स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य की परिभाषा जो है किसने दिया, तो WHO ने दिया, अपना स्टेटमेंट दिया था, किस प्रकार से दिया था ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब जो है हम जानेंगे रोग के बारे में। रोग है क्या, किसके बारे में, तो रोग के बारे में। तो हम लोग अब रोग के बारे में जानेंगे। रोग है क्या, थोड़ी सी इसके बारे में हम कुछ बातें बताएंगे, उस बातों को जो है आप ध्यान दीजिएगा। रोग है क्या, तो शरीर के एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र का कार्य करना बंद कर देना या उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। शरीर का एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र कार्य करना बंद कर देना या उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि जिस तरह से कार्य करते हैं शरीर के अंग उन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और उससे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हो। वह लक्षण जो है ये बताते हैं कि शरीर में क्या हो गया है, तो रोग हो गया है, यानी कि शरीर रोग युक्त हो गया है। हमारा शरीर जो है कैसा हो गया है, तो रोग युक्त हो गया है। इसी को हम रोग कहते हैं, यानी कि शरीर जो है जैसा हम लोगों के शरीर में सामान्य जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां प्रभावित हो गई और कुछ नए प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो गए जो हमारे शरीर को बाधित कर रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं रोग। इसे ही क्या कहते हैं, तो रोग। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे कि अमाशय है, अग्नाशय है, उस शरीर के भीतर ये पाए जाते हैं, किडनी है, इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। और इन अंगों के कार्यों पर जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसी स्थिति को रोग कहा जाता है। यानी कि हम जानेंगे रोग के बारे में, और रोग है क्या इसके बारे में हम अभी खूब अच्छे से बता दिए। रोग को इंग्लिश में बोला जाता है डिसीज। डिसीज रोग है क्या, डिसीज है क्या, इसके बारे में हम अब जो है इसकी परिभाषा पर पहुंचते हैं। तो जब एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब एक या एक से अधिक अंगों या अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक अंगों या अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और जिससे कि शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हो तो इसे ही क्या कहते हैं,
उसे ही रोग कहते हैं, रोग कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि शरीर के जो अंग हैं उस पर जो है सामान्य रूप से जिस तरह से वर्क कर रहे हैं उस तरह से वर्क न करें, और जिस कारण उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हों, उसे ही हम रोग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से रोग को जो है दो समूहों में बांटा गया है। रोग को दो समूहों में बांटा गया, एक को कहा जाता है संक्रामक रोग और दूसरे को कहा जाता है असंक्रामक रोग, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि संक्रामक रोग में क्या होता है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे कि यदि किसी को खांसी हुआ है, जुकाम हुआ, यदि खांसता है तो जो मुख से जो है ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वे ड्रॉपलेट्स जो है वायु में मिल जाते हैं, और यदि स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है और वो जो ड्रॉपलेट्स है स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन के द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है तो उसे भी वह रोग हो जाता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि रोग फैलता है तो उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि संक्रामक रोग। उसके बाद से असंक्रामक रोग है क्या, तो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले। बहुत सारे भी ऐसे रोग हैं जो कि किसी को हुए हैं तो उससे दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, तो ऐसे रोगों को जो है कहा जाता है असंक्रामक रोग। जैसे कि कैंसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और कैंसर जो है एक प्रकार का नॉन इन्फेक्शियल डिसीज है। अभी हम इसके बारे में आएंगे। इसके अलावा और भी दो प्रकार के डिसीज होते हैं। एक को कहा जाता है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग जेनाइटल डिसीज। ये है क्या, तो वह रोग जो हमें अपने जनकों से प्राप्त हुआ, यानी कि माता पिता से प्राप्त हुआ, यानी कि संतानों को जो रोग उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे रोग को कहा जाता है जन्मजात रोग। और लेसन 5 में हमने इसके बारे में खूब अच्छे से बताया कौन कौन से जन्मजात रोग होते हैं। उसके बाद से आगे हम जान लेते हैं दूसरे जो रोग होगा वो क्या, उपार्जित रोग। तो जो रोग यहीं से वातावरण से व्यक्ति में होता है, ये नहीं है कि उसे उनके माता पिता से प्राप्त हुआ रहता है, यानी कि वातावरण से जो रोग हमें मिलता है उस रोग को बोला जाता है उपार्जित रोग। तो इस तरह से जो रोगों की संख्या हुई मुख्य रूप से दो प्रकार, संक्रामक और असंक्रामक। फिर दो प्रकार का, एक है उपार्जित और दूसरा है जन्मजात रोग। तो सबसे पहले हम संक्रामक रोग के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद से असंक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो रोग हम लोग जानेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग इसे कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज ये है क्या, तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, ऐसे रोग को जो है क्या कहा जाता है, तो संक्रामक रोग कहा जाता है, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज। अभी हमने बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जब रोग जाता है तो उसे ही हम कहते हैं क्या, तो संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि टीबी हो गया, उसके बाद से जो है दाद हो गया, उसके बाद से एड्स हो गया। ये कैसे रोग हैं, तो ये जो है संक्रामक रोग हैं, टीबी, दाद, एड्स। और सबसे घातक संक्रामक रोग यहाँ पे है तो कौन सा, एड्स है। यानी कि संक्रामक रोग में सबसे घातक कौन सा रोग है, तो एड्स है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। रोगों विभिन्न प्रकार के जो भी सिलेबस में जितने भी रोग दिए हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी कराएंगे। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। और
ये रोग जो है सबसे घातक इन्फेक्शियस डिसीज है। दूसरा हम जान लेते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग इसे बोला जाएगा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ये है क्या? तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। संचारित नहीं होते हैं, ऐसे रोग को जो है कहा जाता है असंक्रामक रोग, यानी कि नॉन इन्फेक्शियल डिसीज। इसमें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि एलर्जी है, कुपोषण है, कैंसर है, चोट लगना। इसका उदाहरण हो जाएगा एलर्जी, कुपोषण, चोट लगना या कैंसर। ये सभी कैसे रोग हैं? तो असंक्रामक रोग हैं, यानी कि एलर्जी, कुपोषण, चोट लगना, कैंसर, ये सभी कैसे रोग हैं? तो असंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जिसको हुआ उसी में ही सीमित रहेगा। जिसको हुआ है उसी में ही यह सीमित रहेगा, किसी दूसरे व्यक्ति में वहाँ से नहीं फैलेगा। ऐसे ही रोग को कहा जाता है असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग में सबसे घातक कौन सा रोग है? तो कैंसर है। इसके भी बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे आगे चल करके। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जन्मजात रोग एवं उपार्जित रोग के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम जानेंगे जन्मजात रोग एवं उपार्जित रोग के बारे में। हाँ, तो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, कॉन्जेनाइटल डिसीज। कॉन्जेनाइटल डिसीज, अभी हमने बताया कि वे रोग जो संतानों को उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, यानी कि ऐसे रोग आनुवांशिक रोग कहलाएंगे। तो ऐसे को हम परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से कि वे रोग जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हो। वे रोग जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हो। वे रोग जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हो, यानी कि ये रोग क्या होते हैं? आनुवांशिक होते हैं। ये रोग आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक होते हैं। ये रोग क्या होते हैं? आनुवांशिक होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं।
ऐसे रोग को कहा जाता है जन्मजात रोग, यानी कि जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, संतानों को माता पिता से प्राप्त होते हैं, यानी कि बच्चों को जो है रोग उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को जो है आनुवांशिक रोग कहा जाता है, यानी कि ये रोग आनुवांशिक होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे ही रोग को कहा जाता है कॉन्जेनाइटल डिसीज, यानी कि जन्मजात रोग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मैंने लेसन 5 में बताया हुआ है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, बहुत सारे रोगों के बारे में हमने बताया हुआ है। अब जान लेते हैं दूसरा उपार्जित रोग के बारे में। उपार्जित रोग, उपार्जित रोग, और इसे कहा जाएगा एक्वायर्ड डिसीज, यानी कि इसका मतलब है ये कि यहीं से अर्जित रोग है, यानी कि जन्म के बाद जो रोग उपार्जित होता है, यानी कि जन्म के बाद जो रोग होता है उसे ही कहा जाता है उपार्जित रोग, यानी कि जो रोग जन्म के बाद हो उपार्जित रोग कहलाते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं, यानी कि जन्म के बाद होने वाले जो रोग हैं उपार्जित रोग कहलाते हैं। जैसे कि संक्रामक एवं असंक्रामक रोग हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये क्या है तो जन्म के बाद होने वाला रोग है। तो ये रोग जो है कैसे हैं तो उपार्जित रोग हैं। तो इतनी बातें आप अच्छे से समझ लिए। अब हम कुछ और बातों को जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रोग जनक के बारे में, उसके बाद से जो है डिटेल्स में कुछ मुख्य प्रकार के रोगों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रोग जनक के बारे में। रोग जनक यानी कि पैथोजन, रोग जनक इसे बोला जाता है पैथोजन। ये है क्या, रोगजनक है क्या, तो वे जीव जिसके द्वारा रोग होता है, यानी कि जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं तो रोगजनक कहलाते हैं। जो जीव रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं तो रोगजनक कहलाते हैं। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिसके द्वारा रोग होता है, करते हैं, क्या कहलाते हैं तो रोगजनक कहलाते हैं। रोगजनक कहलाते हैं। जैसे कि टिटनस रोग हो जाए हम लोगों के शरीर में। टिटनस रोग किसके द्वारा होता है तो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है क्या तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी क्या है रोगजनक है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी क्या है तो रोगजनक है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो है एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न होता है। उस रोग को, उस सूक्ष्म जीव को एक प्रकार का मच्छर लेकर के जाता है। उस मच्छर का नाम है क्या तो मादा एनाफिलीज। लेकिन होता किसके द्वारा है तो एक सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, एक सूक्ष्म प्रोटोजोअन के द्वारा होता है जिसका नाम है क्या प्लाज्मोडियम। कौन सा रोग तो मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को लेकर के जाता कौन है तो एक प्रकार का मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। तो दो प्रकार के जीव यहाँ पे आ रहे हैं, मादा एनाफिलीज और प्लाज्मोडियम। तो जिसके द्वारा रोग उत्पन्न हो रहा है किसके द्वारा तो प्लाज्मोडियम के द्वारा, इसे ही कहेंगे क्या रोगजनक। यानी कि मलेरिया में रोगजनक, मलेरिया में रोगजनक
कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है? तो प्लाज्मोडियम। इसी के द्वारा जो है मलेरिया रोग होता है। अब जो है रोगवाहक जान लेते हैं कि रोगवाहक क्या होता है। रोगवाहक इसको बोला जाता है वेक्टर और कैरियर। वेक्टर या कैरियर ये है क्या? तो जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, रोगजनक को जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं वे जीव रोगवाहक कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो रोग वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोगवाहक, यानी कि वेक्टर कहलाते हैं या कैरियर कहलाते हैं। जैसे कि मादा एनाफिलिस प्लाज्मोडियम को लेकर के जाता है, यानी कि यहाँ पे जो रोगवाहक है, रोगवाहक क्या होगा? मलेरिया रोग में, मलेरिया में जो रोगवाहक होगा वो क्या होगा? तो वह होगा मादा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस मच्छर ये रोगवाहक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम हो गया रोगजनक, रोगजनक यानी कि पैथोजन, और मादा एनाफिलिस क्या हो गया? तो मादा एनाफिलिस हो गया रोगवाहक, रोगवाहक यानी कि इसे कहेंगे वेक्टर और कैरियर। ठीक, इतनी बातें जो है समझ लिए, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ रोगों के बारे में। तो अब जो है हम लोग कुछ रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो इस पूरे पार्ट को हम रफ करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। तो कुछ संक्रामक रोगों का विवरण, अगला हेडिंग हो जाएगा कुछ संक्रामक रोगों का विवरण। यानी कि हम जो है यहाँ पे उन रोगों के बारे में जानेंगे जो कि मनुष्य के शरीर में होता है, और उन रोगों के बारे में डिटेल्स में भी स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम उन रोगों के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद से जो है किस तरह से फैलता है, क्या उसका लक्षण होता है, यानी कि रोगजनक क्या होता है, संक्रमण विधि क्या होता है, यानी कि किस तरह से हमारे शरीर में वह फैलता है। ये सभी बातें जो है हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उन रोगों के बारे में जान लें कि ये रोग किसके द्वारा होते हैं। ये जो रोग है जीवाणुओं द्वारा हो सकते हैं, विषाणुओं द्वारा हो सकते हैं, कवकों द्वारा हो सकते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि प्रोटोजोआ द्वारा हो सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस द्वारा हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे जीव जो है हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन रोगों के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं, और उसके बाद से जो है हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक करके जो है हम उसे जान लेते हैं, और उसके बाद से उन रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग,
ये इसी को कहेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो हम जो है 3 कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले रोग, दूसरे पेन से बनाते हैं इसे, रोग यानी कि डिसीज, उसके बाद से रोगजनक जिसके द्वारा वह रोग होता है, कारक कहा जाए या रोगजनक कहा जाए, रोगजनक या कारक, और उसके बाद से जो है उसकी संक्रमण विधि, संक्रमण विधि यानी कि किस तरह से वह रोग जो है फैलता है हमारे शरीर में, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो रोग आएगा इसमें वह है खासरा। खासरा, खासरा, और यह जो है जिस विषाणु द्वारा होता है वह मीजल्स है, मीजल्स। उसके बाद से यह फैलता कैसे है, हम लोगों के शरीर में यह रोग आता कैसे है, इसकी संक्रमण विधि क्या है, तो वायु द्वारा खांसने छींकने से, वायु द्वारा खांसने छींकने से, छींकने से जो है यह रोग हम लोगों के शरीर में आता है। अगला जो रोग होगा वो है पोलियो। पोलियो, और यह जो है जिस विषाणु द्वारा होता है वह विषाणु है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस, और यह कैसे जो है इन्फेक्ट करता है शरीर में, इसकी संक्रमण विधि क्या है, तो ये है दूषित जल से, यानी कि दूषित जल में जो है इसके विषाणु रहते हैं, दूषित जल से। और यदि दूषित जल का सेवन हम लोग करते हैं तो उसके द्वारा जो है ये विषाणु हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और हम लोगों में रोग उत्पन्न करता है। कौन सा, तो पोलियो। अगला जो रोग है रेबीज। रेबीज, और रेबीज के लिए जो विषाणु आता है वो है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस, और ये तो सभी लोग जानते होंगे कि रेबीज रोग कैसे होता है, सभी लोगों को पता होगा कि रेबीज रोग कैसे होता है, तो कुत्तों के काटने से, कुत्तों के काटने से जो है यह रोग हो जाता है। यानी कि कुत्तों के जो लार्वा होता है उसमें जो है इसके वायरस होते हैं, और काटने के बाद वो लार्वा जो है हम लोगों के शरीर में आ जाता है और जिसके द्वारा यह रोग हो जाता है, जो रोग है कौन सा, रेबीज। उसके बाद से चौथा रोग के बारे में जान लेते हैं, वो है चेचक, स्मॉल पॉक्स। इसी को जो है हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं माता दाई। इसमें क्या होता है कि शरीर पर जो है दाने निकलने लगते हैं। ये रोग कौन सा है, तो चेचक है, और जिस विषाणु के द्वारा होता है, जिस वायरस के कारण होता है, उसका नाम है वायरोला वायरस। क्या है, तो वो है वायरोला वायरस, वायरोला वायरस। और यह कैसे होता है, तो ये भी जो है वायु के द्वारा होता है, यानी कि इसके विषाणु वायु में, इसके विषाणु जो होते हैं वायु में होते हैं, और जिसके द्वारा श्वसन आदि क्रिया के द्वारा जो है हमारे शरीर में आ जाते हैं और ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। अगला जो रोग है वो है गलसुआ। गलसुआ, इसको बोला जाता है मम्प्स, मम्प्स। और यह जो है जिस विषाणु द्वारा होता है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। और गलसुआ रोग की संक्रमण विधि क्या है, तो ये भी है वायु द्वारा, वायु द्वारा। यानी कि यह भी रोग, इसका भी वायरस जो है वायु द्वारा ही हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है। अगला जो रोग है वो है छठा एड्स।
यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह जिसके कारण होता है, जिस वायरस का, उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। और इसकी संक्रमण विधि बहुत सारी है, कई हैं, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध से, दूषित इंजेक्शन के प्रयोग से, या दूषित ब्लड के आधान से, बहुत सारे इसके लक्षण हैं। डिटेल्स में इस रोग का स्टडी हम करवाएंगे। तो इतने सारे रोग जो है विषाणुओं द्वारा होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम जानेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में। तो अब हम जानेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। विषाणुओं द्वारा तो हो गया, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग। तो जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसका रोगजनक क्या होता है, यानी कि किसके द्वारा फैलता है, और उसकी संक्रमण विधि क्या है। तो सबसे पहला रोग हम जानेंगे यहाँ पे हैजा, यानी कि कोलेरा। हैजा, इसको बोला जाएगा कोलेरा। और यह जिसके द्वारा होता है उसका नाम है क्या, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो क्लोरी। और इसकी संक्रमण विधि क्या है, तो दूषित जल व भोजन से, दूषित जल भोजन से, यानी कि दूषित जल या भोजन में ये विषाणु, ये जीवाणु मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और उसी का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा कि हमारे शरीर में आकर के कोलेरा रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से दूसरा रोग है पेचिस। ये जीवाणु द्वारा है रोग, पेचिस। इसको बोला जाता है डिसेंट्री, डिसेंट्री। और यह जो है जिस जीवाणु द्वारा होता है उसका नाम है सिंगेला, सिंगेला। उसके बाद से ये किसके द्वारा होता है, तो ये भी दूषित जल व भोजन के द्वारा ही होता है। अगला जो रोग है जीवाणु द्वारा होने वाला, उसका नाम है टिटनस, टिटनेस, टिटनेस। और यह जिसके द्वारा होता है, जिस बैक्टीरिया के द्वारा, उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ट्रिडियम टिटेनी। और यह फैलता कैसे है, तो जंग लगे हुए लोहे से यदि कट जाए, लोहे वाली कोई भी वस्तु से या जंग लगी हुई कोई भी वस्तु से कट जाए तो यह रोग हो जाता है। यानी कि कटने पर, शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो कटने पर जो है क्या होता है, यह रोग हो जाता है, जो है कौन, टिटनस। आगे है अगला नंबर टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी इसे कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। और यह जिसके द्वारा होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस जीवाणु के द्वारा जो है रोग होता है टीबी। और कैसे, तो ये जो है वायु द्वारा खांसने से, छींकते समय, वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा खांसने या छींकते समय, छींकते समय। यानी कि इसके जो विषाणु, यदि किसी को टीबी हो गया रहता है तो यदि वो खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है वायुमंडल में आ जाते हैं। उसके साथ साथ यह जो बैक्टीरिया है ये भी आ जाता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके संपर्क में होता है और वो चला जाता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है।
यानी कि यदि वह श्वसन करता है या इस व्यक्ति के संपर्क में रहता है जिसको टीबी हो गया रहता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है। ठीक, यानी कि खांसने से और छींकने से ये जो रोग है हो जाता है। अगला है मियादी बुखार। मियादी बुखार इसे कहा जाता है टाइफाइड। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, और टाइफाइड जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है क्या? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी से होता है मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड। क्या? तो टाइफाइड। ये कैसे होता है? दूषित भोजन व जल से। दूषित भोजन व जल से ये भी फैलता है, यानी कि इसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी और होता है दूषित भोजन व जल से। किसके द्वारा? तो दूषित भोजन व जल से। अगला एक और बैक्टीरिया द्वारा रोग है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो है काली खांसी यानी कि वूपिंग कफ। छठा जो है काली खांसी, इसको बोला जाता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, और यह जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है वार्डेटेला। वार्डेटेला। और ये कैसे होता है? तो वायु द्वारा। वायु द्वारा, यानी कि जिसको ये रोग हुआ रहता है यदि वो खांसता है तो इसके जो बैक्टीरिया हैं ड्रॉपलेट्स के द्वारा वायुमंडल में आ जाते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति यदि श्वसन के द्वारा उस ड्रॉपलेट्स को ले लेता है तो उसमें भी ये रोग हो जाता है। खूब अच्छे से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, यानी कि वायु द्वारा क्या करने से? तो ये खांसने से, छींकने से ये जो रोग है वह हो जाता है। जो कौन सा है? तो काली खांसी। तो आप लोगों ने जान लिया बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग। तो उन रोगों के बारे में जो है हम अगले पार्ट में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर का पहला पार्ट जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो है हम इसी तरह से ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी पूरी बात समझ रहे हैं, आपको जो है यहाँ पे पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।